हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल डिफेंस पॉइंट पर। और हमारे आज के इस वीडियो से हम शुरू कर रहे हैं कोस्ट गार्ड नाविक एग्ज़ाम की तैयारी के लिए स्पेशल क्रैश कोर्स। इसमें जो है आप लोगों को सभी सब्जेक्ट्स की क्लासेस देखने को मिल जाएंगी, जो कि आपके एग्ज़ाम के सिलेबस और पेपर पैटर्न के अकॉर्डिंग एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस तैयार किए गए हैं। तो इन वीडियोस को एंड तक ज़रूर से देखिएगा और आपका स्कोर जितना भी बनता है आपको नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। तो आज जो है वो हम शुरू करेंगे साइंस, और इसके अलावा जो है आप लोगों को धीरे धीरे कल से सभी सब्जेक्ट्स की क्लासेस देखने को मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो कि आपको दिया गया है कि पारसेक जो है वो इनमें से किसके मापन की एक इकाई है। बात हुई है पारसेक की। तो पारसेक जो होता है ये आपके दूरी या फिर लंबाई को मापने की सबसे बड़ी इकाई होती है। तो यहाँ पर जो है हमारा इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लंबाई। और आप लोग एक चीज़ और याद रखेंगे कि एक पारसेक जो होता है वो लगभग 3 प्रकाश वर्ष के बराबर होता है, यानी कि 3 लाइट ईयर के इक्वल होता है एक पारसेक। क्लियर हो गया? चलिए। और हाँ दोस्तों, साथ ही मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा अनअकैडमी के बारे में। अगर आप लोग एनडीए एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो आप लोग जो है अपनी तैयारी अनअकैडमी से कर सकते हो, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर जो है अभी काफ़ी सारे एक्सक्लूसिव ऑफर शुरू होने वाले हैं, जिसमें कि अगर आप लोग एनडीए एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए 12 मंथ का सब्सक्रिप्शन प्लान चूज़ करते हो तो इसमें जो है आपको अनअकैडमी की तरफ से 12 मंथ का एसएसबी सब्सक्रिप्शन फ्री दिया जा रहा है। और इसके साथ ही जो है काफ़ी सारे नए बैच भी शुरू हुए हैं एनडीए एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए, तो आप लोग उनमें भी इनरोल कर सकते हो। दोस्तों ये सारे एक्सक्लूसिव ऑफर जो हैं आपके 6 सितंबर से शुरू होने वाले हैं, तो इसका लाभ उठाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो इसके लिए जो है आपको क्या करना है, तो सबसे पहले आप लोगों को अनअकैडमी का लर्नर ऐप इंस्टॉल कर लेना है, और उसके बाद में जो है आपको डिफेंस की कैटेगरी में जाकर के एनडीए, एयरफोर्स, एक्सवाई और नेवी को सिलेक्ट कर लेना है। और उसके बाद में दोस्तों आप लोगों को गेट सब्सक्रिप्शन के बटन के ऊपर क्लिक करके वहाँ से जो है आप लोगों को एक सब्सक्रिप्शन प्लान चूज़ करना है और इन एक्सक्लूसिव ऑफर्स में रजिस्टर कर लेना है। दोस्तों वहाँ पे जो है आपसे पूछा जाएगा एक रेफरल कोड, तो रेफरल कोड में आप लोग डिफेंस पॉइंट ज़रूर से डाल दीजिएगा, जिससे कि और भी अच्छा डिस्काउंट आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। तो इस तरीके से आप लोग इन एक्सक्लूसिव ऑफर्स के लिए रजिस्टर कर सकते हो, इनरोल कर सकते हो। सारी लिंक्स जो है आप लोगों को हमारे इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगी। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2, और यहाँ पर क्या बोला गया है कि निम्नलिखित में से क्या जो है वो 1 पास्कल के बराबर होता है, यानी कि विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज इक्विवेलेंट टू 1 पास्कल। तो पास्कल की बात हुई है, तो हम सभी लोग जानते हैं कि पास्कल जो होता है वो आपके प्रेशर यानी कि दाब की एसआई यूनिट होती है, ठीक है। और इसके साथ ही जो है ये यंग मॉड्यूल और तनाव की भी इकाई होती है। और अगर ऑप्शंस के अकॉर्डिंग बात की जाए तो यहाँ पर देखिए 1 पास्कल जो होगा वो आपके बराबर होगा 1 न्यूटन प्रति वर्ग मीटर के। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी। क्लियर हो गया? चलिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पर जो है क्वेश्चन दिया गया है कि डायोप्टर इज यूनिट ऑफ, यानी कि डायोप्टर जो है वो इनमें से किसकी इकाई होती है। ये क्वेश्चन जो है आपके नेवी एमआर एग्ज़ाम और एयरफोर्स वाई ग्रुप एग्ज़ाम इन दोनों में जो है प्रीवियस ईयर में पूछा जा चुका है, तो आपके लिए भी काफ़ी स्पेशल हो जाता है। तो हम सभी लोग जानते हैं कि डायोप्टर जो है वो आपके लेंस की क्षमता की इकाई होती है। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पावर ऑफ लेंस। इसके अलावा एक क्वेश्चन और बनता है कि ध्वनि की तीव्रता का मात्रक क्या होता है। तो आपको याद रखना है कि ध्वनि की तीव्रता का मात्रक होता है डेसिबल। ये क्वेश्चन भी जो है रिपीट होता है, तो इसको भी जो है आपको रिकॉल कर लेना है। दोस्तों जो भी क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूँ सारे एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चन हैं, किसी ना किसी एग्ज़ाम में प्रीवियस ईयर में आ चुका है, और इसके अलावा जो है आपके नाविक एग्ज़ाम में आने के भी पूरे चांसेस बनते हैं। तो वीडियोस को जो है एंड तक आपको ज़रूर से देखना है। हो सकता है कि काफ़ी सारे क्वेश्चन आपको पहले से आ रहे हों और काफ़ी सारे क्वेश्चन जो है आप लोगों के लिए नए हो। तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोला गया है कि भौतिक मात्रा प्रेरकत्व की इकाई क्या होती है। बात आई है प्रेरकत्व की, तो इसके बारे में सबसे पहले बात करते हैं। तो किसी भी कुंडली का प्रेरकत्व जो कुंडली होती है वो उसमें चुंबकीय फ्लक्स ग्रंथिकाओं की संख्या के बराबर होता है जब कुंडली में एकांक धारा प्रवाहित हो रही हो। और इसका मात्रक जो है वो क्या होता है, तो इसका मात्रक होता है हेनरी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पर बोला गया है कि चुंबकीय क्षेत्र की माप की इकाई क्या होती है, यानी कि व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो बात आई है मैग्नेटिक फील्ड की, तो सबसे पहले इसके बारे में बात करते हैं। तो देखिए चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र
जिसमें चुंबक के प्रभाव को अनुभव किया जाता है या फिर उसके प्रभाव को जो है महसूस किया जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, और इसकी इकाई क्या हो जाएगी, तो चुंबकीय क्षेत्र की माप की इकाई होगी टेस्ला। करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि पृथ्वी की सतह से फायर किए गए प्रक्षेप्य की पथ के दौरान इनमें से क्या चीज़ जो है वो आपके स्थिर रहती है, यानी कि कांस्टेंट रहेगी। ऑप्शंस दिए गए हैं गतिज ऊर्जा, संवेग, ऊर्ध्व घटक या फिर क्षैतिज घटक। तो देखिए पृथ्वी की सतह से फायर किए जाने पर प्रक्षेप्य की गति के दौरान जो है इसका क्षैतिज घटक हमेशा स्थिर रहता है। ठीक है, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऐसा क्यों, तो देखिए प्रक्षेपण नियम, यह सिद्धांत जो है तभी आपका लागू होगा जब वायु प्रतिरोध को हम लोग नगण्य मानेंगे। और हम जानते हैं कि पृथ्वी का पलायन वेग जो है वो आपका 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड होता है। मतलब क्या हुआ कि यदि किसी पिंड को जो है इस गति से प्रक्षेपित किया जाएगा तो वो जो है पृथ्वी पर वापस लौट करके नहीं आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। उसके वेग का क्षैतिज घटक जो है वो हमेशा स्थिर रहता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ पर बोला जा रहा है कि यदि एक गेंद ऊपर फेंकी जाती है तो निम्नलिखित में से क्या जो है वो परिवर्तित नहीं होता है। ठीक है, तो किसी भी गेंद को जब हम ऊपर की ओर फेंकते हैं तो हम सभी लोग जानते हैं कि उसका जो पथ बनता है, यानी कि जो मार्ग बनता है, वो आपका परवलयाकार होता है। और ऐसी कंडीशन में जो है उसकी गति, स्थितिज ऊर्जा और दूरी, ये तीनों जो है वो आपके चेंजेस होते रहते हैं, यानी कि परिवर्तित होते हैं। लेकिन इसका जो एक्सेलरेशन होगा, यानी कि जो त्वरण होगा, वो आपका नहीं बदलता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए, एक्सेलरेशन यानी कि त्वरण। ये क्यों नहीं बदलता, तो इसका हम लोग जानते हैं कि त्वरण का मान जो है वो हमेशा गुरुत्वीय त्वरण यानी कि जी के इक्वल होता है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8। यहाँ पर जो है दोस्त बोला गया है कि वह मात्रा या फिर घटना जिसके दो स्वतंत्र गुण परिमाण और दिशा होते हैं वो क्या कहलाती है। तो हम सभी लोग जानते हैं कि जिस भौतिक राशि में परिमाण और दिशा दोनों निहित होते हैं उसको हम लोग सदिश राशि बोलते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वेक्टर क्वांटिटी यानी कि सदिश राशि। अगर एग्जाम्पल की बात करें तो वेग, बल, संवेग, ये जो है इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 9। यहाँ पर बोला जा रहा है कि बल आघूर्ण की दिशा क्या होती है, यानी कि व्हाट इज़ द डायरेक्शन ऑफ टॉर्क। बल आघूर्ण की दिशा, ऑप्शंस दिए गए हैं प्रयुक्त बल की दिशा के लंबवत, प्रयुक्त बल की दिशा के समान, प्रयुक्त बल की दिशा के विपरीत या फिर त्रिज्या के समांतर। तो बल आघूर्ण की दिशा जो होती है वो उसके दिशा के लंबवत होती है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 10, और यहाँ पर बोला जा रहा है कि बल के अनुप्रयोग के बिंदु और रोटेशन की धुरी के बीच जो सीधी दूरी होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं। ठीक है, ऑप्शंस दिए गए हैं आघूर्ण भुजा, जड़त्व आघूर्ण, ऊंचाई या फिर आधार। तो देखिए किसी बल द्वारा किसी वस्तु को उसके किसी अक्ष के परित घुमाने की जो प्रवृत्ति होती है उसको हम लोग बोलते हैं बल आघूर्ण। ठीक है, क्या बोलते हैं, बल आघूर्ण। और इस कंडीशन में लगाए गए बल के बिंदु और पिंड के घूर्णन अक्ष के बीच की जो सीधी दूरी होती है उसको हम लोग बोलते हैं आघूर्ण भुजा। तो यहाँ पर जो है हमारा इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मोमेंट आर्म यानी कि आघूर्ण भुजा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11। यहाँ पर बोला गया है कि बल आघूर्ण की एसआई यूनिट जो है वो क्या होती है, यानी कि व्हाट इज़ द यूनिट, एसआई यूनिट ऑफ टॉर्क। तो देखिए बल आघूर्ण की जो एसआई यूनिट होती है वो आपकी होती है न्यूटन मीटर। ठीक है, क्या होती है, तो बल आघूर्ण का एसआई मात्रक होता है न्यूटन मीटर। बल आघूर्ण किसको बोलते हैं, तो किसी बल द्वारा किसी वस्तु को किसी अक्ष के परित घुमाने की जो प्रवृत्ति होती है उसको हम लोग बोलते हैं बल आघूर्ण, और इसका एसआई यूनिट होता है न्यूटन मीटर। ठीक है, चलिए देखिएगा क्वेश्चन नंबर 12। यहाँ पर क्या बोला गया है कि कार्य के बारे में निम्नलिखित में से कौन सी बात जो है वो असत्य है, वर्क के बारे में। ठीक है, तो ऑप्शंस दिए गए हैं यदि विस्थापन शून्य है तो कार्य भी शून्य होगा, किया गया कार्य ऋणात्मक हो सकता है, यह एक सदिश राशि है, या फिर इसकी इकाई जूल है। तो सबसे पहले देखिए कि किसी वस्तु पर बल आरोपित करने पर जो है उसकी वर्तमान स्थिति में
बदलाव होता है यानी कि परिवर्तन होता है उसको ही हम लोग बोलते हैं कार्य। ठीक है, और कार्य जो है वो आपका धनात्मक और ऋणात्मक दोनों हो सकता है। लेकिन वस्तु की वर्तमान स्थिति में परिवर्तन नहीं हुआ तो कार्य जो है ये शून्य होगा। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, यह एक सदिश राशि है। क्यों? क्योंकि देखिए कार्य क्या है, तो कार्य जो है वो एक अदिश राशि है। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर सी गलत है कि ये एक सदिश राशि है, क्योंकि हम सभी लोग जानते हैं कि इट्स नॉट ए वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, यानी कि ये जो है एक सदिश राशि नहीं है। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 13, क्या बोला जा रहा है कि गतिज ऊर्जा किसके ऊपर निर्भर करती है? गतिज ऊर्जा, ऑप्शन दिए गए हैं गतिशील पिंड के वेग पर, गतिशील पिंड के द्रव्यमान पर, पिंड के दाब पर, या फिर ऑप्शन नंबर डी गतिशील पिंड के वेग तथा द्रव्यमान दोनों पर। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। किसी वस्तु में उसकी गति के कारण कार्य करने की जो क्षमता आती है उस वस्तु की गतिज ऊर्जा कहा जाता है। ठीक है, और ये जो है उसके द्रव्यमान और वेग दोनों के ऊपर निर्भर करती है। और इसके फॉर्मूले से ही पता चल जाता है, क्योंकि हम सभी लोग जानते हैं कि काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू क्या होता है? 1/2 mv²। ठीक है, यानी कि द्रव्यमान और वेग। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 14, क्या बोला गया है कि दूरी का सूत्र क्या होता है? ठीक है, यानी कि फॉर्मूला ऑफ डिस्टेंस। तो ऑप्शंस दिए गए हैं गति इंटू समय, समय अपॉन गति, गति इंटू त्वरण, या फिर वेग अपॉन गति। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए स्पीड इंटू टाइम। ठीक है, दूरी बराबर क्या हो जाएगा? चाल गुणा समय। ठीक है, चलिए देखिएगा क्वेश्चन नंबर 15, क्या बोला गया है कि वस्तु का द्रव्यमान यानी कि द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ऑप्शंस दिए गए हैं एक स्थान से दूसरे स्थान पर बदलता है, सब जगह पर समान रहता है, उसके भार के तुल्य होता है, या फिर पहाड़ों पर अधिक होता है। तो किसी पदार्थ का द्रव्यमान जो है वो उसके द्वारा घिरे हुए आयतन और घनत्व का गुणनफल होता है। ठीक है, यानी कि मास इज इक्वल टू वी इंटू डी होता है, ये हम लोग जानते हैं। तो किसी वस्तु का द्रव्यमान जो है वो सब जगह पर समान रहता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो अब देखिएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16, और यहाँ पर बोला गया है कि आवेग जो होता है वो किसके तुल्य होता है, यानी कि व्हाट इज इम्पल्स इक्वल्स टू। ऑप्शन दिए गए हैं संवेग में परिवर्तन, बल में परिवर्तन, वेग में परिवर्तन, या फिर त्वरण में परिवर्तन। तो हम सभी जानते हैं कि यांत्रिकी में आवेश जो होता है ये आपके संवेग में परिवर्तन के समतुल्य होता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? ऑप्शन नंबर ए चेंज इन मोमेंटम, यानी कि संवेग में परिवर्तन। और आवेग कौन सी राशि है? तो आवेग जो होता है ये आपके एक सदिश राशि होती है, और इसकी एसआई यूनिट अगर पूछ ली जाए तो आपको याद रखना है कि इसकी एसआई यूनिट होती है न्यूटन सेकेंड। ठीक है, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए संवेग में परिवर्तन। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 17, क्या बोला जा रहा है कि अगर किसी प्रणाली पर कार्य करने वाले टॉर्क का सदिश योग शून्य हो तो वह वस्तु होगी। ठीक है, ऑप्शन दिए गए हैं स्थिर संतुलन, रूपांतरित संतुलन, रेखीय संतुलन, या फिर घूर्णीय संतुलन। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए समझने वाली चीज़ क्या है कि अगर किसी प्रणाली पर कार्य करने वाले टॉर्क का सदिश योग जो होगा वो शून्य हो तो वस्तु जो है वो घूर्णीय संतुलन में होती है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 18, यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है कि सरल लोलक का आवर्तकाल होता है जहाँ पर एल लोलक की लंबाई और गुरुत्वीय त्वरण जी होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है मैंने आपको पहले भी करवाया है। तो हम सभी लोग जानते हैं कि सरल लोलक का आवर्तकाल क्या होता है, तो ये हो जाएगा आपका 2π√L/g। ठीक है, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पर एल क्या है, तो एल जो है वो लोलक की लंबाई होती है, और जी जो है ये आपके गुरुत्वीय त्वरण होता है। ये क्वेश्चन जो है आपके एयरफोर्स एग्ज़ाम में आ चुका है, तो आपके कोस्ट गार्ड एग्ज़ाम के लिए भी काफ़ी स्पेशल हो जाता है। तो अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19, और यहाँ पर क्या बोला गया है कि एक कार एक सीधी सड़क पर चल रही है तो इसकी गति जो है वो इनमें से किसकी गति का एक उदाहरण है। ऑप्शन दिए गए हैं आवर्ती, वक्रीय, सरल रेखीय, या फिर अनियमित। तो कार जो है वो सीधी सड़क पर गतिमान है, अतः इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो है सरल रेखीय गति कर रही है। तो करेक्ट आंसर जो है हमारा इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी सरल रेखीय गति। ठीक है, चलिए
अब देखते हैं दोस्तों आज के इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, जो कि आपको दिया गया है कि प्रत्येक क्रिया की उसके तुल्य और एक विपरीत प्रतिक्रिया होती है, ये न्यूटन का कौन सा नियम है। ठीक है, यानी कि फॉर एवरी एक्शन देयर इज़ एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। तो देखिए हम सभी लोग जानते हैं और बहुत ही ईजी क्वेश्चन ये आपको दिया हुआ है। तो यहाँ पर जो है हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, न्यूटन की गति का तृतीय नियम। क्योंकि थर्ड लॉ जो है न्यूटन का, उसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि यदि कोई वस्तु किसी दूसरी वस्तु पर बल लगा रही है तो दूसरी वस्तु जो होगी वो भी आपके पहली वस्तु पर उतना ही बल जो है वो विपरीत दिशा में लगाती है, और इसको जो है हम लोग क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी बोलते हैं। तो अगर एग्जाम्पल आपसे पूछा जाए तो एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, जब बंदूक से गोली छोड़ी जाती है तो बंदूक द्वारा गोली पर लगे बल से गोली आगे जाती है और प्रतिक्रिया बल के कारण बंदूक पीछे की ओर धक्का देती है। ठीक है, ये जो है इसके लिए एग्जाम्पल हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हर वीडियो में आपके लिए एक क्वेश्चन फॉर यू में क्वेश्चन होता है, तो यहाँ पर भी जो है आपके लिए एक क्वेश्चन दिया गया है और क्वेश्चन में बोला गया है कि न्यूटन का पहला नियम इनमें से किसके रूप में भी जाना जाता है, यानी कि फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन इज़ ऑल्सो नोन एज। बहुत ही इजी क्वेश्चन जो है आपके लिए दिया गया है। तो आप सभी लोगों को जो है इसका राइट आंसर क्या होगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। ऑप्शन दिए गए हैं घर्षण का नियम, आघूर्ण का नियम, जड़त्व का नियम या फिर गति का नियम। जो भी आपका राइट आंसर होगा आप सभी को जो है नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। इसके अलावा बोलना चाहूँगा कि टेलीग्राम पर जो है रेगुलर क्विजेस आपके चल रहे हैं, तो आप लोग अगर अटेंड नहीं करते हो तो उनको अटेंड ज़रूर से किया कीजिए, जिससे कि आपकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। और वहाँ पर भी जो है टोटली आपको एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूँ। ठीक है, तो थैंक यू फॉर एवरीवन एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई होप आपको वीडियो जो है थोड़ा बहुत पसंद आया होगा, तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।